the most gracious, the most merciful. Dear student, friend, follower, today we are going to discuss Spanish Civil War because this novel, By Whom the Bell Toll, this in fact shows the war between two groups. One is a royalist, loyalist, Republican, and the second one is, fascist. So fascists are one, they are supported by Germany and Italy, and on the other hand we have another group that which is known as Republican is it is being supported by Europe, America, and like Mexican country, like, and after that it is being supported by Russia as well. So these countries are supporting a group like Republicans, but they could not support unanimously. They support partially. They could not provide full support. That is why this group that lost this, they defeated because that was not a unanimously, or you can say that was not organized support. So that group defeated. When final this Spanish Civil War finished, another group which is known as fascists, they won this. How they won this war? They had won because Germany and Italy, they were supporting them organized manner. They were fully supporting the fascist group. फाशिस्ट ग्रुप को जर्मनी की सपोर्ट हासिल थी, जबकि दूसरी साइड पे जो ग्रुप था रिपब्लिकन, जिनको कहा जाता है लॉयलिस्ट भी कहा जाता है और लेफ्ट भी कहा जाता है। ये सारे नाम किसके लिए आते हैं? लेफ्ट भी उनको करेंगे, लेफ्टिस्ट भी कहते हैं, और उनको लॉयलिस्ट भी कहते हैं, रिपब्लिकन भी कहते हैं। लिख लें, एक लाइन लिखें, मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको। जैसे ये लाइन है, तो उसके बाद आप लाइन ड्रा करें और यहाँ लिखें। एक साइड पे आप लिख लें भले लेफ्टिस्ट उनको कहते हैं, और उनको कहते थे रॉयलिस्ट। लिख लें लॉयलिस्ट, LOYLIST। ये लॉयलिस्ट भी हैं, इनको ये भी रिपब्लिकन भी कहते थे, रिपब्लिकन। ये ग्रुप थे, यानी ये ग्रुप थे। और इन ग्रुप के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे? इन ग्रुप के अंदर कम्युनिस्ट थे, ठीक है, सोशलिस्ट थे, और जो डेमोक्रेटिक थे, रिपब्लिकन। ये काफ़ी ग्रुप मिल के लड़ किसके साथ रहे थे? ये एक फाशिस्ट ग्रुप था, उनके खिलाफ लड़ रहे थे, जो उस वक्त का कोई बादशाह था, जो उस वक्त का कोई डिक्टेटर था, उसको सपोर्ट कर रही थी गवर्नमेंट। अब हुआ यूं कि ये लोग जो थे, इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? इनको सपोर्ट कर रहा था या तो इनको जर्मनी इनको सपोर्ट कर रहा था, इनको रशिया कर रहा था। ये जो है जो मैंने अभी आपके सामने लिखे, इनको रशिया कर रहा था, ठीक है, अमेरिका कर रहा था, और उसके अलावा मैक्सिकन कंट्री कुछ कर रहे थे, और उसके अलावा इसको सपोर्ट कर रहा यूरोप कर रहा था, ठीक है। अब इनको यानी यूरोप और मैक्सिको और इसके अलावा अमेरिका और रशिया, ये कंट्री, जो कुछ कंट्री थे, ये सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये खुद भी बटे हुए थे। ये अच्छी तरह इनकी सपोर्ट नहीं कर पाए इन बेचारों की, तो इसलिए ये उनके हाथों हार गए। किनके हाथों ये हारते हैं? ये उनके हाथों हार जाते हैं। वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग थे, वो ऑर्गेनाइज थे और वो जीत गए। यानी ये क्या था? ये ग्रुप था लेफ्टिस्ट, बट दीज ग्रुप दे वर नॉट in an organized manner. The support was not in a organized manner. तो उस वजह से नुकसान क्या हुआ? उस वजह से नुकसान ये हुआ कि वो उनकी सपोर्ट अच्छी तरह से नहीं कर पाए और वो बेचारे जीत नहीं सके। अब दूसरी साइड पे जो दूसरा ग्रुप था, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ग्रुप था दूसरा फाशिस्ट का। फाशिस्ट वर बीइंग सपोर्टेड बाय द जर्मनी। लिख लें,
अभी इधर ऑप्शन नहीं आ रही, तो मैं इधर लिख देता। वो जर्मनी से, जर्मनी की तरफ से सपोर्ट हो रही थी उनको, और प्लस इटली की तरफ से, और ये सेकंड वर्ल्ड वार की तरफ जा रही थी बात। ये 1936 से लेके 1939 की मैं बात कर रहा हूँ। 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार है, ठीक है। ये सिविल वार चल रही थी स्पेनिश सिविल वार में कंट्री जो है सेकंड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहे थे, ठीक है जी। 1939 तक तो ये रही है, उसके बाद वो सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई है। तो हम क्या देखते हैं कि वो कंट्री जिनको एक यूनानिमस सपोर्ट हासिल थी, वो बेसिकली वो फिर जीत जाते हैं, और ये बेचारे जो हैं ये जो लेफ्टिस्ट होते हैं, लॉयलिस्ट होते हैं, रिपब्लिकन ग्रुप होता है, ये हार जाता है। तो दूसरे कंट्री का नाम लिख लें। दूसरे कंट्री को जर्मनी फैशिस्ट जो हैं, FASCIST फैशिस्ट भी कहते हैं उनको, और उनको डिक्टेटर भी कहते हैं। जो डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे थे, फैशिस्ट लोग थे, उनमें जर्मनी शामिल था, यानी ये कंट्री उनको सपोर्ट कर रहे थे उस ग्रुप को, और उसके साथ इटली शामिल था। दे बोथ यूनानिमसली एंड दे वर हेल्पिंग इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। आपको पता है कि सीरिया के अंदर क्या हो रहा है? अब सीरियन जो हैं उनसे ज़्यादा बाहर के कंट्री वहाँ लड़ रहे हैं, यानी उन्होंने अपने गोरिल्लाज, अपने ट्रेंड आर्मी और इस तरह के कुछ इलीगल वे से अपने ग्रुप्स जो हैं वहाँ भेजे हैं, और वो वहाँ पे यानी वो मकामी लोगों की लड़ाई की बजाय वो फॉरेन कंट्रीज़ वाले ही वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो रशिया भी इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, फ्रांस भी इन्वॉल्व है, जर्मनी भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे कंट्री अपनी जंग कहाँ लड़ रहे हैं इस वक्त? सीरिया आप देखेंगे, यानी वो उसे एक अपना मैदान बना लेते हैं, और वो छुप के सपोर्ट करते रहते हैं, आमने सामने आके नहीं लड़ते, लेकिन वो छुप के फिर वो उसको अपना एक सेंटर बना के वहाँ पे अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है सीन, कि उधर रशिया और अमेरिका, और उसके अलावा कौन यूरोप है, और उसके अलावा कुछ और मैक्सिकन जो कंट्री है, वो सारे मिलके सपोर्ट कर रहे हैं रिपब्लिकन को, लेकिन उन्होंने कोई ऑर्गेनाइज सपोर्ट नहीं की, इसलिए वो ये वार डिफीट यानी लूज करते हैं। दे कुड नॉट विन दिस वार। अल्टीमेटली फैशिस्ट जो हैं वो जीत जाते हैं। वो इस तरह जीत जाते हैं कि दे वर हैविंग अ गुड सपोर्ट बाय जर्मनी। जर्मनी खुद एक फाशिस्ट कंट्री था, तो डिक्टेटर हिटलर वहाँ मौजूद था उस वक्त, उसने उनकी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर से उनकी सपोर्ट की, और अल्टीमेटली दे वोन दिस वार। राइट जो ग्रुप है उसमें आप कह लें उनको नेशनलिस्ट भी कहते हैं, उनको फाशिस्ट भी कहते हैं। नाम ही काफ़ी नाम उनको दिए जाते हैं, बहरहाल आपने परेशान नहीं होना, नाम वही हैं, इतना मुश्किल नहीं है। तो हाँ जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ हो गया। अब आपके सामने एक स्क्रीन आ रही होगी। I want to discuss about the Spanish Civil War, what was the cause and what was the king over there that time. So let's see. For whom the bell tolls, Ernest Hemingway, Spain became a monarchy since 1492. यानी 1492 से ये एक मोनार्की थी, वहाँ पे एक मोनार्क सिस्टम चल रहा था। किंग अल्फोंसो 8 लेफ्ट द कंट्री इन 1931, यानी 1931 में ये जो किंग अल्फोंसो जो है इसने उसको छोड़ दिया कंट्री को। जो अल्फोंसो 8 था उसने कंट्री को छोड़ा। सेकंड स्पेनिश रिपब्लिकन जो है वो 1931 से 1939 तक अब चलनी है। मल्टी पार्टी पार्लियामेंट रिपब्लिक। अब यहाँ पे क्या मसला बनता है? द स्पेनिश सिविल वार ये स्टार्ट होती है, ये आपके सामने आ रहा है, 1936 से 1939 तक। और उसमें एक लेफ्ट ग्रुप है जिसको मैंने पहले ही आपको बताया कि लेफ्टिस्ट वो हैं जो लॉयलिस्ट हैं, जो रिपब्लिकन हैं, जिसमें कम्युनिस्ट हैं, जिसमें सोशलिस्ट हैं। ये सारे की काफ़ी आप कह लें कि काफ़ी ग्रुप मिले हुए हैं। इसलिए ये इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बन गए थे, इसलिए ये फाशिस्ट के खिलाफ लड़ नहीं सके। हमें वो जॉर्डन जैसे दिखाता है ना, रॉबर्ट जॉर्डन के, उसके अंदर भी जो लोग हैं वो भी कुछ
कोई रिलीजन की वजह से जुड़े हुए हैं, किसी के साथ कोई मसला बना है, फाशिस्ट ने किया है, या फिर किसी को रेप कर दिया है किसी औरत को, तो उनके घर वालों को मार दिया है, तो वो जुड़े तो हुए हैं, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उनकी यूनानिमस नहीं है। जॉर्डन हमें बताता है कि वो एक पॉइंट पे नहीं है। जब हमने कल जॉर्डन को पढ़ा, रॉबर्ट जॉर्डन ने हमें बताया कि द पीपल लाइक पब्लो, पीपल लाइक अदर जिप्सीज, पीपल लाइक अदर कनेक्टेड विद this movement, they were not unanimous, they were not one unit। वो वन यूनिट नहीं थे। अगर आपने कोई भी जंग जीतनी हो तो आपको वन यूनिट होने की ज़रूरत होती है। सो दे वर नॉट वन यूनिट, दे आर हैविंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो इसलिए ये हार जाते हैं लेफ्टिस्ट। और लेफ्टिस्ट में कौन है? जो हमारा वहाँ पे जॉर्डन लड़ रहा है, रॉबर्ट जॉर्डन लड़ रहा है, उसके बाद पब्लो जो लड़ रहा है, उसके अलावा मारिया लड़ रही है, उसके अलावा वो जो प्लायर जो है उसकी वाइफ, उसके अलावा अल्फोंसो और जितने भी हैं, ये सारे लोग क्या हैं, और जनरल गोल्स, ये सारे रिपब्लिकन्स थे, ये सारे लेफ्टिस्ट थे, ये सारे आप इनको क्या लें, रिपब्लिकन थे। और ये रिपब्लिकन जो वहाँ पे ग्रुप था उनको सपोर्ट कर रहे थे। और अमेरिका से जो जाता है रॉबर्ट जॉर्डन, तो ये भी बेसिकली अमेरिका का है, और ये हेल्प करने आया वॉलंटियर। ये कहता है कि लिबर्टी होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे फाशिस्ट लोग हैं जो लोगों को लिबर्टी नहीं देते, मैं उनके खिलाफ लड़ने जाऊँगा। यानी ये अपने दिल में एक जज्बा लेके आया है, वॉलंटियर एज ए वर्क करने आया। तो ही द लेफ्ट वही हैं लेफ्टिस्ट जो मैंने बताया, आल्सो नोन एज अ लॉयलिस्ट भी इनको कहते हैं, ठीक है, और इनको रिपब्लिकन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। कंसिस्ट ऑफ द वर्कर, इसमें शामिल क्या हैं? वर्कर शामिल हैं, पीसेंट शामिल हैं, यानी ये देखें ना, छोटे लोग हैं, इसमें वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी। एंड ट्रेड यूनियन शामिल थी, ठीक है, इसके अंदर। इसमें स्पेनिश गवर्नमेंट भी शामिल थी, उसमें सोशलिस्ट भी शामिल थे। इसमें देखें हर किसी का फिर अलग अलग एजेंडा बन गया। कम्युनिस्ट भी शामिल थे और अनार्चिस्ट भी शामिल थे। सो देयर आर मैनी ग्रुप्स एंड देयर वर मैनी फैक्शन इन लेफ्टिस्ट। सो लेफ्टिस्ट कुड नॉट सक्सीड। अल्टीमेटली द फैशिस्ट दे सक्सीडेड बिकॉज दे वर हैविंग ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट बाय द हिटलर एज वेल एज Italy. So Germany and Italy unanimously they were supporting, and that war was leading towards Second World War as well. And Second World War duration is 1939 to 1945. ये जो स्पेनिश वार है ये 1936 में शुरू हुई और 1939 तक जारी रही। 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार का पीरियड है, और उसमें बहुत ज़्यादा कत्लो गारत होती है। उसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस, उसके अलावा जापान, ये एक साइड पे होते हैं। उसके बाद यूरोप, अमेरिका, रशिया और फ्रांस, पोलैंड और उसके अलावा इंग्लैंड, ये सारे एक साइड पे होते हैं। ये सारे मिलके हिटलर चूँकि इन सब के साथ पंगा ले लेता है, तो अल्टीमेटली ये सारे मिलके उसके ऊपर हमला करते हैं और अल्टीमेटली उसको कन्फाइन कर देते हैं जर्मनी तक, एक ख़ास प्लेस तक, और फिर वो अंदर छुप जाता है और फिर अपने आप को खुद ही कत्ल करता है कि मैं किसी दुश्मन के हाथ नहीं आऊँगा। हिटलर, उसका नाम था पूरा एडोल्फ हिटलर। अब ये जो वार है ये सेकंड वर्ल्ड वार को जा रही है, स्पेनिश वार, और इसमें जर्मनी ने भी हिस्सा लिया, यानी वो जैसे कहते हैं ना सपोर्ट की। इटली ने भी सपोर्ट की, उधर अमेरिका हो गया, रशिया हो गया। अब रशियन और अमेरिकन जो थे, अब यहाँ पे उनके मफाद इकट्ठे थे, तो वो चूँकि जर्मनी के ख़िलाफ़ थे तो उन्होंने इससे उस ग्रुप की सपोर्ट शुरू कर दी। द राइट आल्सो नोन एज द नेशनलिस्ट, जो राइट ग्रुप है इनमें उनको नेशनलिस्ट भी कहते हैं। उनको आप कह सकते हैं नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो कहते हैं बस नेशन, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये राइट ग्रुप में आते थे। दो ग्रुप में बंटे हुए थे उस वक्त, एक राइट ग्रुप, एक लेफ्ट ग्रुप और एक राइट ग्रुप, यानी ये दोनों ग्रुप उस वक्त चल रहे थे। उसके बाद इट वाज सपोर्टेड बाय द रेबेलियस ग्रुप ऑफ द आर्मी। ये रेबेलियस ये हुआ यूँ था कि सबसे पहले आर्मी ने उन लोगों को डिस्टर्ब किया, ठीक है, जो उस वक्त की गवर्नमेंट मौजूद थी उसको किसने डिस्टर्ब किया? आर्मी ने। आर्मी ने फिर वहाँ के नेशनलिस्ट लोग जो हैं वो साथ मिला लिए। आपको पता है कि आर्मी हमेशा कोशिश करती है कि द पीपल दे आर नेशनलिस्ट, दे आर नेशन सेंटर, दे जस्ट टेक द सपोर्ट ऑफ द नेशन सेंटर एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड इम्पोजिंग सम एजेंडा ऑन द पीपल, दे आर हैविंग डिफरेंट व्यू पॉइंट। तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो आर्मी ऐसे करती है कि उस वक्त के जो नेशनलिस्ट लोग थे, जैसे आप आरएसएस की मिसाल ले लें, मैं अक्सर मिसाल लेता हूँ इंडिया के अंदर। अब मोदी हमेशा और उनकी आर्मी हमेशा कोशिश ये करती है कि वो उस वक्त के जो उनके नेशनलिस्ट लोग हैं, नेशनलिस्ट लाइक वो आरएसएस जैसे लोग हैं, तो उनकी सपोर्ट से वो मौजूदा जो उनके कंट्री के जो मुस्लिम हैं उनको वो मारते हैं। आपने देखा
तो ये इसी तरह की वहाँ पे सिचुएशन थी। आर्मी पहले गवर्नमेंट के साथ लड़ती है, उसके बाद वो मसाइल ज़्यादा बढ़ते हैं और फिर वो सपोर्ट लेते हैं नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की, फैशिस्ट ग्रुप की, और उसके बाद वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जैसे मारिया, हमने देखा कि मारिया के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ कि उसके पेरेंट्स को मार दिया गया और उसको फिर उसके सर को शेव कर दिया गया, और फिर मारिया का सारे सोल्जर ने, जो फाशिस्ट सोल्जर थे, उन्होंने उसका रेप किया। उसके बाद आगे देखिएगा, जरा इसको क्लियर कर लूँ। हाँ जी, अब दो ग्रुप हमने देख लिए कि लेफ्टिस्ट कौन थे और राइट कौन थे। लेफ्ट और राइट दो ग्रुप थे जो आपस में लड़ रहे थे और उनको डिफरेंट कंट्री की सपोर्ट हासिल थी। नेक्स्ट स्लाइड, इंडस्ट्री, लैंड ओनर, द मिडिल क्लास एंड द कैथोलिक ग्रुप। और उसमें क्या थे, ये लोग थे, इंडस्ट्री थे, इंडस्ट्री के लोग थे, लैंड ओनर थे, मिडिल क्लास थे और कैथोलिक चर्च के लोग थे। राइट के अंदर, यानी राइट जो ग्रुप था उसमें क्या थे, कौन से, एक तो वो नेशनलिस्ट थे, एक वो रिबेलियस ग्रुप था, आर्मी के साथ मिले हुए थे, वो लोगों को मार रहे थे। अब दूसरा ग्रुप जो उठा हुआ है वो ग्रुप कौन सा है, उनको भी बाहर की कंट्री की सपोर्ट हासिल है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड भी हैं, सोशलिज्म से रिलेटेड भी हैं, कम्युनिज्म से रिलेटेड भी हैं, लॉयलिस्ट भी हैं, कुछ वहाँ के लोग हैं, और वो पीसेंट वगैरह हैं, ठीक है, सोशलिस्ट हैं और वर्कर हैं, ट्रेड यूनियन है, इस तरह के लोग हैं, और वो बेचारे ज़्यादा मार खा रहे थे, सपोर्ट भी उनको इतनी नहीं हुई। द लॉयलिस्ट रिसीव द सपोर्ट ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द यूरोपियन डेमोक्रेसी। यूरोपियन डेमोक्रेसी चूँकि लिबर्टी को हमेशा सपोर्ट करती है कि आज़ादी हो, लिबर्टी हो, तो वो उनके साथ हो जाते हैं, लेकिन उनकी सपोर्ट जो है वो कोई ऑर्गेनाइज सपोर्ट नहीं रही। While the nationalists were armed by the fascist government of the company and Germany and Italy। अब फैशिस्ट जो लोग थे उनको अच्छी खासी सपोर्ट हासिल थी, किसकी, एक तो वो फैशिस्ट गवर्नमेंट्स, जर्मनी भी फैशिस्ट चल रहा था और उसके अलावा इटली भी। अब ये दोनों कंट्री जो हैं, ये दोनों जो थे डिक्टेटर थे यहाँ पे, इन दोनों डिक्टेटर ने उनको अच्छा खासा सपोर्ट किया। द लॉयलिस्ट रिसीव्ड वेरी लिटिल असिस्टेंट फ्रॉम द सोवियत यूनियन टू भी, ये भी चूँकि बटे हुए थे, कुछ वो डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, कुछ सोशलिज्म के, कुछ वो कम्युनिस्ट थे, तो वो फैक्शन में बट गई, डिफरेंट ग्रुप्स में बट गई, तो वो एक ऑर्गेनाइज सपोर्ट नहीं हो सकी उनकी, इसलिए वो बेचारे हार गए। वॉट डिवाइडेड इनटू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, हमने देखा कि पब्लो और जॉर्डन और इसके अलावा कई लोग जब वहाँ पे जुड़े हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के मफाद हैं, तो वो फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अनार्चिस्ट फैक्शंस, उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो बट गए फैक्शन के अंदर, तो वो यानी एक यूनानिमस एफर्ट के साथ नहीं लड़ सके। द नेशनलिस्ट वर बेटर ऑर्गेनाइज। अब नेशनलिस्ट कौन है, फाशिस्ट, इनको हम फाशिस्ट भी कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज फैशिस्ट। तो फैशिस्ट के स्पेलिंग क्या है, FAS और CIST। तो फैशिस्ट वो लोग हैं जिनको फाशिस्ट कंट्री की ही सपोर्ट हासिल है। रिसीव एक्सटेंसिव मटेरियल फ्रॉम द जर्मनी, क्योंकि जर्मनी खुद एक फाशिस्ट था, तो उसने उसे अच्छी खासी सपोर्ट दी उस वक्त, एंड दे आर हैविंग गुड सपोर्ट बाय जर्मनी, तो उन्हें जर्मनी की तरफ से बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट मिल गई। हाँ जी, आगे देखिए। द नेशनलिस्ट वर फाइनली ट्रायम्फेंट का मतलब होता है जीत जाना। तो कौन जीतते हैं उसमें, नेशनलिस्ट जो हैं वो चूँकि ताकत में ज़्यादा थे, उनको सपोर्ट हासिल थी और दे अल्टीमेटली दे वॉन दिस, वो जीत जाते हैं। ट्रायम्फेंट का मतलब होता है जीत जाना। लेड बाय द फ्रांसिस्को फ्रैंको, बाय जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको, ये उनको चला रहा था। नेशनलिस्ट वॉन एंड द फ्रैंको देन रूल्ड। अब फ्रैंको जो है वो कामयाब हो जाता है, नेशनलिस्ट जीत जाते हैं। स्पेन फॉर द नेक्स्ट 36 ईयर 90 फ्राम अप्रैल 39 के बाद ऑनवर्ड फिर वो रूल करता है, जो जीत जाता है फैशिस्ट, टिल नवंबर 1975, जब तक उसकी डेथ नहीं होती। और फ्रैंकोस्ट स्पेन
अंडर द फ्रेंको रिजीम स्पेन सफर्ड। अब चूंकि यूरोप भी उसको लाइक नहीं करता, अमेरिका भी नहीं करता, रशिया भी नहीं करता, तो बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं उसको लाइक नहीं करते, तो वो एक आइसोलेट कंट्री बन गया। अगर आप किसी को आइसोलेट करना चाहते हैं तो उसके साथ ट्रेड बंद कर दें, वर्क का बंद कर दें, काम बंद कर दें, बिजनेस बंद कर दें, तो वो आइसोलेट हो जाएगा। जैसे आप देखिए ईरान को आइसोलेट किया हुआ है यूरोपियन यूनियन ने और सारे कंट्रीज ने, वो डोमिनेट करते हैं ना, तो वो जिसके साथ ट्रेड ना करें वो बेचारा फिर लॉस में चला जाता है। तो ये बड़ा फिर कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट रहा, लेकिन ये सर्व करता रहा फ्रेंको जो है, फ्रेंकोस जो है। उसके बाद 1955 कंट्री वाज एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1970, यानी इन 1955 द कंट्री वाज एक्सेप्टेड एज अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो 1955 में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है यूनाइटेड नेशन का मेंबर। आगे देखें, अगर इसको क्लियर कर लूँ। General Franco named Prince John Carlos his successor as the future king of Spain, thereby re-establishing the monarchy upon the dictator's death in 1975. King John Carlos I was crowned and the country set out on a long journey back full democracy in Spain. उसके बाद जो का जॉन कार्लोस है उसका सक्सेसर फ्यूचर किंग ऑफ स्पेन ये बन जाता है, और फिर उसके बाद लॉन्ग बैक फुल डेमोक्रेसी में चला जाता है। उसके बाद जी द टाइटल। अच्छा जी, हमारा जो आज का टाइटल है इसको हमने कल भी डिस्कस किया था। होम द बेल टॉल जो है ये एक मिनट से फ्रेज़ जो है इसका मतलब ये होता है कि घंटी किसके लिए बज रही है। तो ओवरऑल कल हमने जॉन डन को बताया, जॉन डन को पढ़ा था। जॉन डन सेज दैट व्हेनेवर बेल इज प्रेस इन द बेल, व्हेनेवर बेल इज रंग especially in the church, you don't see that it is being rung for the specific person, rather you say that it has been rung for thee, कि ये तुम्हारे लिए भी बजी है। So it is just alarming to you that you are going to come as well. If one person is died, it does not mean you will be escaping or you will be rescued. Rather you yourself will be part of the death. आप भी किसी दिन उसी डेथ का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि यू आर ह्यूमन बीइंग एंड इट कम्स टू ऑल। जब एक इंसान मरता है तो वो कहता है जॉन डन के पार्ट ऑफ मी इज डाइड एज वेल, तो मेरा भी कोई पार्ट जो है उसमें चला जाता है। वी आर बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, हम ह्यूमैनिटी का हिस्सा है। आई डो नॉट नो होम द बेल टॉल्स, दिस इज द फॉर द जॉर्डन। इसके लिए तो इसमें तो यही है कि जॉर्डन के लिए ये बेल बजती है, मौत की घंटी है। द बुक इज फॉर होम द बेल टॉल्स एनीवन इट डज नॉट मैटर। इज डन्स ऐसे, यानी इन डन्स ऐसे फॉर होम डज द बेल टॉल्स इज द इमेजरी क्वेश्चन ऑफ द इमेजिनरी ए क्वेश्चन है ऑफ मैन हु हियर्स द फ्यूनरल बेल्स एंड आस्क अबाउट द पर्सन। जो फ्यूनरल बेल सुनता है और उसके बाद क्या कह देता है, ये किसके लिए बजी, कौन मरा है भाई, किसकी डेथ हुई है। तो जॉन डन उसे जवाब देता है हु हैज डाइड। डन्स आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दैट बिकॉज नन ऑफ अस स्टैंड अलोन इन द वर्ल्ड, ईच ह्यूमन डेथ अफेक्ट ऑल ऑफ अस फ्यूनरल्स। तो इसके अंदर जो नरेटर है वो इसका हेमिंगवे यूजेस थर्ड पर्सन नरेटर को यूज करता है और वो स्टोरी बताता है। ही ले द फ्लैट्स ऑन द ब्रोन्स एंड पाइन नीडल्ड फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट एंड चिन्स एंड हिज फूड आर्म्स एंड ही overhead the winds blow in the top of the pine tree advantage। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, लिख लें। हेमिंगवे अपने इसके अंदर डिस्कस करता है, मैं इसको ज़रा मिटा दूँ, ये अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें ये सारी चीज़ें। इसमें हमने आज डिस्कस करना है ये, और ये कर लिया है, और ये जॉर्डन एज अ ट्रेजिक हीरो डिस्कस करना है और कोड हीरो डिस्कस करना है। अब मैं ज़रा आपको कोड हीरो का कंसेप्ट जो है वो बताने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिए। अच्छा जी, व्हाट इज़ कोड हीरो? कोड हीरो क्या है? व्हाट इज़ कोड हीरो? इसका वो कंसेप्ट डिस्कस करता है। व्हाट इज़ कोड हीरो? अच्छा, कोड हीरो से मुराद इसने दो तरह के, ही हैज़, लिख लें साथ साथ, ही हैज़ डिस्कस्ड इन हिज नावल, he has discussed two kind of
टू काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। एक तो कैरेक्टर इस तरह के हैं जिनको वो नाम देता है फ्लैट कैरेक्टर, ठीक है, फ्लैट कैरेक्टर। दूसरों को वो नाम देता है दे आर कोड कैरेक्टर, कोड हीरो भी कहता है और कोड कैरेक्टर। So chord character are such kind of character. They are perfect enough. They are perfect in every sense. यानी जो कोड करेक्टर हैं वो बड़े परफेक्ट हैं और they are very good. Code character are such kind of character. They are not gonna be changed. Whatever happen, they are straight. They are perfect. They are idealized one. They don't have any drawback. They are perfect, like the Pedro character. Pedro character is over here in The Sun Also Rises. I want to discuss the summary of Sun Also Rises because it is also part of your let's say novel, novelist. ये नॉवलिस्ट से ही ताल्लुक़ रखता है, तो मैं वो भी आपको थोड़ी सी बता दूँ सब। अच्छा, इसके अंदर कुछ करैक्टर हैं सन आल्सो राइजेस जो मैं आपको बताने लगा हूँ। सन आल्सो राइजेस के अंदर एक करैक्टर है ब्रेट एशले का। ब्रेट एशले एक औरत है, एक लड़की है जिसने मिस्टर एशले से शादी की, लेकिन उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं रही, उसको उसने छोड़ दिया। जैक बर्नस जो है सेकंड वर्ल्ड वार हो चुकी है। सेकंड वर्ल्ड वार ने इतना अफेक्ट किया है करैक्टर्स को, ये इसके अंदर दिखाया गया है। सन आल्सो राइजेस भी, ये भी है हेमिंगवे का एक नावल है। इसके अंदर बताया गया कि सेकंड वर्ल्ड वार ने क्या अफेक्ट किए हैं करैक्टर मीनिंगलेस चीज़ों में, अब्सर्ड चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। और उस वक्त उसके अंदर एक करैक्टर है पेड्रो। जो पेड्रो नामी करैक्टर जो है, ये पेड्रो रोमरो जो करैक्टर है, ये एक कोड हीरो है। कोड हीरो मीन कि ये परफेक्ट हीरो है। और इसके साथ साथ हमारा एक और भी प्रोटैगनिस्ट है जैक बर्नस। जैक बर्नस के साथ ये मामला है कि जैक बर्नस की जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम है ब्रेट एशले। ब्रेट एशले को ये इशू है कि शी वांट्स टू स्पेंड टाइम विद डिफरेंट मेल पार्टनर। शी इज़ वेरी सेक्सुअल एंड लस्टी लेडी। शी वांट्स टू स्पेंड विद डिफरेंट male partner. She changes male partner, but Jack Burners having a problem. After the Second World War, he got impotent. He got impotent because he wandered that time in Second World War and he could not perform sexual activity. So what happened? Brett Ashley, she is demanding such kind of thing, and he you know that he is impotent, and then they are having one of the friend. The friend name is that is the Jew one. So Jew is very rich enough. He is also their friend, and he introduced this lady to this Jew friend. So what Jew does, Jew also makes relation with that lady, Brett Ashley. Brett Ashley changes person. Even she is also having relation with the Campbell. There is another person whose name is Campbell. So she is having a relation with that as well. At last, all the characters they go to Spain. They all together there, and there is national game of the Spain. There's a bullfighting. They saw the bullfighting, and there is the code hero. Code hero means perfect hero. Pedro Romero. Pedro Romero fought with the bull and ultimately won that one. And she influenced from that hero as well. She even tried to spend some time, but he is good enough. He does not want to use her like other are using. He says that if you want to live with me, you should marry with me. So once he demands for marrying, she left him. She wants to make she writes letter to the Jack Burness that I am not going to live with the Pedro Romero because Pedro Romero is demanding marriage. He wants that if you want to live with me, you to get married. So this way, this character is idolized one. Hemingway idolized this character Pedro Romero, that he is not sexual. He does not want to live with this lady Ashley without marriage. So this way, ये जो है इसका एक आइडलाइज करेक्टर है, इसको कोड हीरो कहेंगे हम। इसको कोड हीरो का उसने नाम दिया है। इसके अलावा और भी करेक्टर हैं जिनको कोड हीरो का नाम मिलता है। ये भी करेक्टर जो अभी हम पढ़ रहे हैं, बाय होम द बेल टोल, ये भी एक कोड हीरो है। इसके अलावा दीगर सेंटियागो जो उसका है वो भी एक कोड हीरो है।
तो सेंटियागो भी एक करेक्टर है उसका, ओल्ड मैन एंड सी के अंदर, वो भी उसका कोड हीरो है। ये जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये रॉबर्ट जॉर्डन, ये भी कोड हीरो है। तो ये आपने याद रखना है, कोड हीरो ऐसा करैक्टर है कि जो बगैर, जिसके अंदर डिफेक्ट नहीं है, जो परफेक्ट है, जो आइडलाइज है, जिसको हेमिंगवे ने आइडलाइज किया है, जो कि हर तरह से परफेक्ट है, उसमें चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। फ्लैट करैक्टर वो होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम तलाश करते रहते हैं कोई मौका कि वो अच्छे बन जाएं, वो इम्प्रूव कर जाएं, वो एक जगह से दूसरी तरफ चले जाएं, वो एक जगह से कुछ लर्न कर जाएं। जैसे कि वो दीगर करैक्टर्स हैं, जैसे जैक बर्नस है, उसके अलावा दूसरे जू है, या उसके अलावा दीगर करैक्टर्स हैं। वो करैक्टर क्या करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे आर डिवेलपिंग एंड फाइंडिंग वे टू डेवलप देमसेल्फ। इनको कहते हैं फ्लैट करैक्टर। अब इस असाइनमेंट को एक दफ़ा पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। सो लेट्स सी, असाइनमेंट जो आज की है वो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। कम टू द पॉइंट। आज की असाइनमेंट जो हम डिस्कस करेंगे, उस असाइनमेंट का ज़रा लिख लें। ट्रेजिक हीरो ऑफ जॉन हेमिंगवे। ट्रेजिक हीरो, जॉर्डन एज अ ट्रेजिक हीरो ऑफ हेमिंगवेज नावल। हेमिंगवे के नावल का जो ट्रेजिक हीरो है उसका नाम है जॉर्डन, रॉबर्ट जॉर्डन। इसकी जो स्नैपशॉट है ये सोबिया सेंड कर दें आलिया को, ताकि वो भी चले देख लें। अच्छा, इसमें जो पॉइंट्स हैं साथ साथ लिख लें जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हीरो हीरो जो स्पेशली हेमिंगवे के जो हीरो होते हैं वो बड़े स्टेडफास्ट होते हैं, बड़े रेजोल्यूट होते हैं, बड़े परफेक्ट होते हैं, बड़े पक्के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर हैविंग अनफ्लिंचिंग फेथ, कि उनका फेथ बड़ा मजबूत होता है। रॉबर्ट जॉर्डन को सारे कहते हैं कि भाई ये नहीं हो सकता, पब्लो कह रहा है, उसके अलावा मारिया कह रही है, दूसरे लोग कह रहे हैं, और जनरल गोल कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर भी उसको करने की कोशिश करता है। एक तो ये है कि उसका फेथ बड़ा मजबूत है, और उसके बाद उनकी विल पावर बहुत होती है, और वो इस पे बिलीव करते हैं कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नेवर बी डिफीटेड। ये लिख लो। दे बिलीव इन दिस कोट, दे बिलीव व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, डबल कोट के अंदर लिख लें नीचे, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नेवर बी डिफीटेड। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आप इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लेकिन उसे डिफीट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ पे वो बिलीव करते हैं हेमिंगवे के हीरो। दूसरा पॉइंट जो है हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जॉर्ज जो है रॉबर्ट जॉर्डन, यानी रॉबर्ट जॉर्डन जो है ये सपोर्टर है लिबर्टी का। वो जहाँ पे लिबर्टी लॉस होती है किसी की, या लिबर्टी को नुकसान पड़ता है, आज़ादी को नुकसान पड़ता है इंसानियत की, तो वो कहता है कि सारी इंसानियत जो है वो हमसे ताल्लुक़ रखती है। जैसे उसने कहा था ना कि बाई होम द बेल टॉल, कि बेल बजे तो आपके लिए ही समझो बजी है। तो वो कहता है कि लिबर्टी कहीं भी लॉस होती है, कहीं भी इंसान चेंड होता है, तो वो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। फैशिस्ट क्या कर रहे थे, जर्मनी और इटली के थ्रू उनको कंट्रोल कर रहे थे, रॉयलिस्ट को और लॉयलिस्ट को, और उन रिपब्लिकन को नुकसान पहुंचा रहे थे। रिपब्लिकन को उनका रेप किया जा रहा था, फीमेल का, उनको मारा जा रहा था, उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। तो ये उनकी सपोर्ट करने के लिए रॉबर्ट जॉर्डन जाता है। रॉबर्ट जॉर्डन का ये मानना है कि लिबर्टी कहीं भी खतरे में हो तो वो उसकी सपोर्ट करेगा। जनरल गोल्स उसे इस बात से डराता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, इफ़ यू वांट टू डू दिस यू शुड डू इन अ प्रिसाइज टाइम। अगर आपने ये करना भी है तो ये थोड़े से वक्त में करें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको बेशक वक्त इसको कर लें। सो यू वांट टू डू बट डू इट वेरी केयरफुल मैनर। लेकिन हमने देखा कि रॉबर्ट जॉर्डन जो है वो बड़ा सक्सेसफुल रहा और वो बड़ा स्टेडफास्ट रहा। पब्लो ने उसकी सपोर्ट छोड़ दी, दीगर लोगों ने उसको रोका, लेकिन वो कहने लगा कि मैं हर सूरत इस ब्रिज को एक्सप्लोर करूंगा, मैं इसको डिस्ट्रॉय करूंगा इस ब्रिज को, ताकि फाशिस्ट जो है यहाँ से अपने व्हीकल जो है ना गुजार सकें। और ये मिशन जो है काफ़ी अच्छा खासा मुश्किल था, बट ही हैज़ परफॉर्म्ड, ही हैज़ डन इट एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ। उसने अपनी जान दे के भी वो किया। और उसका हीरो जो है वो इस बात पे यकीन रखता है, उसका हीरो किस चीज़ पे बिलीव रखता है, उसका हीरो इस चीज़ पे बिलीव रखता है कि व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ कि हम मैदान जंग में हार गए। ओके, सोबिया हैज ज्वाइंड, आई थिंक। सोबिया, आर यू ओवर हियर? ओके फाइन। अच्छा जी,
दूसरा उसका कि मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड नेवर बी डिफीटेड। ये आप साथ साथ चाहें तो पॉइंट लिख लें, मैं पॉइंट वाइज इसको बता रहा हूँ, फिर हम बुक की तरफ चलते हैं। उसके बाद पाब्लो जो है, पाब्लो अपोज हिज प्लान। हमने देखा कि इसी असाइनमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेजिक हीरो जो है वो इतना स्टेड फास्ट है, इतना रेजोल्यूट है, इतना पक्का है, इतना डिटरमेंट है, इतना वो टू द पॉइंट है दैट ही डज नॉट वांट टू डिविएट फ्रॉम हिज पॉइंट, ही वांट टू डू इट एट एनी कॉस्ट, इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ। आपको पता है कि जो उसकी पाब्लो की वाइफ है, उसने उसका हाथ देखा तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ में मौत की लकीर देखती हूँ। तो उसने कहा, वो फिर भी इससे बाज नहीं आया, उसने अपने काम को जारी रखा और वो बिल्कुल डिस्ट्रॉयड, अपनी हिम्मत जो है वो नहीं हारता। पब्लो उसे अपोज करता है, जर्नल गोल से कहता है कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, और वो उसके साथ साथ क्या करता है, हमने देखा कि रॉबर्ट जॉर्डन जो एक ट्रेजिक हीरो है, वो अपने लव को भी साथ साथ रखता है, वो मारिया के साथ अपनी मोहब्बत को भी पेनिट्रेट करता जाता है और साथ साथ मोहब्बत को भी बढ़ाता है और साथ साथ अपने काम की तरफ भी मुतवज्जे रहता है, हमने देखा। वेलकम बैक। तो हीरो इज़ द, इस नावल के जो हीरो, हेमिंगवे के जो हीरो हैं, हीरो इज़ स्टेडफास्ट, यानी ये पहला पॉइंट है। और फिर उसके बाद वो क्या है, अनफ्लिंचिंग, फ्लिंचिंग फेथ है उनका। और हमने देखा वो किस तरह लड़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैंने इसका निकाला है इसी असाइनमेंट का, जॉर्डन सपोर्ट लिबर्टी। जॉर्डन क्यों लड़ने आया था? जॉर्डन बेसिकली सपोर्ट करता था, जॉर्डन सपोर्ट लिबर्टी। कहता लिबर्टी किसी भी इंसान की अगर लॉस होती है
चेंड होती है तो वो कहता है कि सॉरी बिलोंग इंसान से ही करती है, तो वो हमारे ही साथी हैं, ह्यूमैनिटी है, तो वो उनकी सपोर्ट करने आता है। तो वो बिलीव किस पे करता है? व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट। बड़ा पक्का किस्म का इंसान उसे कहते हैं, व्हाट दो द फील्ड, ये मिल्टन ने कहा था। उसके बाद मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ये जी, ये मैंने जस्ट बनाई है इसकी हेडिंग, मैं इनको सबको डिस्कस करूंगा। तीसरा उसको क्या क्या हिंड्रेंस आती है कि पब्लो जो है वो भी उसका साथ नहीं दे रहा, पब्लो अपोज्ड हिम। प्लायर जो है वो उसका साथ देती है, लेकिन पाब्लो जो है उसने अपोज किया। जनरल गोल ने कहा कि भाई अगर करना है ये काम तो प्रिसाइज मैनर से आपने करना है, कम वक्त में करो, जल्दी जल्दी इसको। जनरल गोल जो है वो भी उसे रोकता है। बहुत सारे फाशिस्ट जो हैं वो भी हमले कर रहे हैं। ही रिमेन्ड कूल्स, और फाशिस्ट जो है अचानक उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और हमने देखा कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का वो बड़ा मजबूत रहा, वो फिर भी टर्न एंड टर्टल नहीं हुआ। वो ब्रिज को बगैर, वो अब फैसला करता है कि वो बगैर हेल्प के, पाब्लो की हेल्प किए के बगैर ही वो भी उसे छोड़ के चला जाता है, लेकिन वो फैसला करता है वो पाब्लो की हेल्प के बगैर ही इसको डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ जी, नहीं आई वो दूसरी, क्या नाम है इसका, सोबिया। हाँ जी, हेमिंगवेज हीरोज आर रियल। हेमिंगवे के जो हीरो हैं वो रियल करेक्टर लिए हैं। वो क्या करते हैं? फाइट फॉर द लिबर्टी, फाइट फॉर द पुअर पीपल, फाइट फॉर द नीडी, फाइट फॉर दोज दे आर इन ट्रबल। सो ही टेक्स रियल हीरो। हेमिंगवे क्या लेता है? रियल हीरो लेता है। जो भी उसने हीरो लिए हैं वो बड़े, हेमिंगवे टेक्स रियल हीरो, रियल हीरो। उसके हीरो जो हैं वो बड़े रियल होते हैं, चाहे वो सेंटियागो हो, चाहे वो जैक बर्नेस हो, चाहे वो हेनरी फ्रेडरिक हो, चाहे वो अभी रॉबर्ट जॉर्डन हो। ये सारे बड़े रियल किस्म के हीरो हैं। अल्सार्डोस डेथ, अल्सार्डो की डेथ हो जाती है और वो उससे भी नहीं घबराता। फाशिस्ट जो हमला कर देते हैं वो उससे भी नहीं घबराता। और उसके अलावा वो फॉलो करता है, ही फॉलो स्पेशली, ही फॉलो हिज। अब रॉबर्ट जॉर्डन का जो फादर था ना, वो उसने खुदकुशी कर ली थी। ही डज नॉट फॉलो हिज फादर। किसको फॉलो करता था? ही डज नॉट फॉलो हिज फादर, ही फॉलो, ये सारे पॉइंट लिख लो। ही फॉलोज हिज ग्रैंडफादर। वो अपने ग्रैंडफादर को फॉलो करता था जो अमेरिकन सिविल वार में लड़ा था। हु फॉट अमेरिकन सिविल वार? उसने खुद उसके दादा ने लड़ी थी अमेरिकन सिविल वार। उसका वालद जो था वो इतना बुज़दिल था इसका रॉबर्ट जॉर्डन का कि वो उसने खुदकुशी कर ली थी अपनी बीवी की वजह से। उसकी बीवी उसको तंग करती थी तो उसने उससे ही खुदकुशी कर ली थी। अब ये सारी चीज़ें जो है उसे बिल्कुल वीक नहीं बना रही। वो खौफजदा नहीं है, हमारा हीरो जो है वो खौफजदा नहीं है। ही इज़ वेरी स्ट्रेट फास्ट एंड ही वॉन्ट्स टू डू इट एट एनी कॉस्ट। और आखिर में कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी उसने दिया है जो कंक्लूजन में हम बताएंगे। इन कंक्लूजन द कंसेप्ट ऑफ Hemingway concept of tragedy, concept of tragedy। ये सारे पॉइंट लिख लें। अब क्या है कि डेथ ऑफ द मैन इज द डेथ ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। इसमें मैसेज क्या है कि डेथ ऑफ मैन इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? बाई होम द बेल टॉल के साथ कैसे रिलेट करेंगे? जॉन डन की पोएम के साथ हम इसको इस तरह रिलेट करेंगे कि अगर एक इंसान की डेथ होती है, डेथ ऑफ मैन इज द डेथ ऑफ,
डेथ ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, कि एक इंसान का मरना, चूंकि सारे इंसान का मरना, ये उसका कंसेप्ट है ट्रेजिक हीरो का। हम रिलेट कैसे करेंगे? बाय होम द बेल टॉल के अंदर, बाय होम द बेल टॉल के साथ हम इस तरह इसको रिलेट करेंगे। अगर आप गौर से देखें तो बाय होम द बेल टॉल के साथ ये इस तरह रिलेट करती है बात कि लेट्स सी, आप ज़रा गौर से देखें कि जॉन डन ने कहा कि चूंकि हम इंसान हैं तो हम सारे इंसानों का, जब एक बंदे के लिए बेल बजाई जाती है चर्च में कि उसकी डेथ हो गई है, तो ही इज़ नॉट डाइड, इनफैक्ट वन पर्सन, ही वी आर आल्सो डाइंग विद इट, तो हम भी उनके साथ ही मरते हैं। तो इसी तरह कहता है कि एक इंसान का मरना पूरी इंसानियत का मरना है। इवन के कुरान पाक में लिखा है, इफ़ यू सेव और रेस्क्यू वन पर्सन लाइफ, इट इज़ एज दो यू हैव रेस्क्यूड एंड सेव ऑल द ह्यूमैनिटी। इफ़ यू हैव किल्ड वन पर्सन विदाउट रीज़न, इट इज़ एज दो यू हैव किल्ड ऑल ह्यूमैनिटी। तो बिल्कुल ये उसी की कंसेप्ट, उसके कंसेप्ट, यानी ट्रेजिक हीरो का कंसेप्ट ये है कि डेथ ऑफ मैन इज़ अ डेथ ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। डिपिक्टिंग Jordan's characters give credence to the Jordan's belief and make Jordan near to the Brackets and the Socrates like that। और इसमें इतना मकाम पे ले जाता है कि उसको शो करता है कि जैसे कोई वो सोक्रेटिस की तरह बड़ा हीरो बन गया है। I hope you have noted all these things. So let's start। आपके सामने अगर आपके पास बुक है तो उसको ज़रा ओपन करें। क्वेश्चन आपके पेपरों में जो क्वेश्चन आया हुआ मैं आपको बता दूं। द बुक बिगिंस एट द एंड विद द सेम इमेज ऑफ द रॉबर्ट जॉर्डन लाइंग ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। क्रिटिक एट्रीब्यूट दिस टू अंडरलाइंग द सर्कुलर नेचर ऑफ द बुक। डिस्कस व्हाई हेमिंगवे अडॉप्टेड दिस टेक्निक इन होम द बेल टॉल। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर ये आ जाए तो आपने ट्रेजिक हीरो का लिखना है। Book begins with the end of the same image of the Robert Jordan lying on the forest floor। ठीक है। Critic attribute to this underlying circular nature of the book। Discuss Hemingway adopted this technique in the Whom the Bell Tolls। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर उसने कहा यही क्वेश्चन ये सेम ही है। डिस्कस रॉबर्ट जॉर्डन एज अ टिपिकल हेमिंगवे हीरो। 2004 में ये क्वेश्चन आया PU में। और इस तरह फिर देखिएगा, डिस्कस रॉबर्ट जॉर्डन एज अ टिपिकल हेमिंगवे हीरो, फिर क्वेश्चन आया 2007 में। तो इसको आपने अच्छी तरह याद करना है। राइट अ डिटेल क्रिटिकल नोट ऑन द रॉबर्ट जॉर्डन कैरेक्टर इन हेमिंगवे फॉर होम द बेल टॉल। यानी अगर आ जाए क्रिटिकल नोट लिखो उसके कैरेक्टर पर, जॉर्डन पर, फिर भी ये लिखेंगे। ट्रेजिक हीरो का आ जाए तब भी ये लिखेंगे। टिपिकल हीरो का आ जाए तब भी यही लिखेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे मैं एक दफ़ा आपको ये असाइनमेंट पढ़ा दूँ, देखिएगा। हेमिंगवे ट्रेजिक हीरो इज़ अ पर्सन हु पोजेस नोबेलिटी ऑफ कैरेक्टर, अनफ्लिंचिंग फेथ, ना शेक होने वाला बिलीव। ऐसा बिलीव को भी शेक नहीं हो सकता। इनविंसिबल विल, और विल पावर बहुत होती है। अनडिफीटेड रेजोल्यूशंस, एंड रेजोल्यूशन का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी। And courage to face the heavy order of life, but at the same time he has some tragic flaw which causes his downfall। Hemingway hero is usually a young man who tries to find out the purpose of the world which is full of violence, chaos and disorder। He is uncertain and anxious about his future। यानी हम देखते हैं कि उसका जो हीरो है वो एक तो अनफ्लिंचिंग फेथ के साथ होता है, रेजोल्यूट होता है, पक्का होता है, एंड ही इज़ यूजुअली कॉन्शियस अबाउट हिज फ्यूचर। और वो परेशान और रेस्टलेस रूह होती है उसके अंदर, वो एक जगह पे ठहरता नहीं है। Robert Jordan's character is full of tragedy। He fights for the ideal in Spain because he does not want Spain in the cruel clutches होता है किसी ने पकड़ा हो किसी चीज़ को, कैद किया हो, of the fascist। He believes that the liberty diminished का मतलब होता है ख़त्म होना। Liberty diminished at one place mean liberty lost everywhere। He does not level best to accomplish the assigned task, that is blow up the bridge। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये बनता है कि फ़लस्तीन में भी आओ, फिर फ़लस्तीन में भी ख़त्म करो, वहाँ भी तो लिबर्टी लॉस हो रही है। आप ज़रा आके कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है, वहाँ भी आके करो। यानी इनको ख़ास इलाके ही नज़र आते हैं। मैंने अपना क्रिटिकल पॉइंट किया है। अब जॉर्डन किस चीज़ पे बिलीव करता है कि लिबर्टी जो है वो किसी की भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेन के अंदर लिबर्टी ख़त्म हो रही है तो हमें जाके उनको लिबर्टियस बनाना चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए, और हमें उनका जो लेफ्टिस्ट हैं, जो वहाँ पे लॉयलिस्ट हैं, जो वो उनका हमें साथ देना चाहिए। तो ये वहाँ पे उनका साथ देने आया है।
आगे जी थर्ड पैराग्राफ है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द नावल कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द टेस्ट आर ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ द हीरो। यानी तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है, जनरल गोल उसे भेजता है कि तुमने ये ब्रिज जो उड़ाना है, तो हमने देखा कि वो ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारी हिकमत अमली बनाता है। उसमें एक उसका साथ भी देता है, स्पेनिश जो पर्सन होता है, वो ओल्ड 70 ईयर पर्सन है, वो उसका साथ देता है। लेकिन हमने देखा पब्लो और दीगर लोग जो हैं वो उसकी कुछ मुखालफत भी करते हैं। The basic structure of the novel consists of the series of the test obstacle in the path of the hero. It is designed to test the quality of his idealism. As the story progresses, the task become more and more difficult. The seriousness of the Jordan जो है फिर भी सीरियस रहता है, जो भी मसले उसके सामने आते हैं। जैसे पाब्लो जो है वो भी उसका साथ नहीं देता, वो लेके दौड़ जाता है, फाशिस्ट हमला कर देते हैं, हर तरह से प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ही इज़ वेरी रेजोल्यूट। ही सेज दैट आई विल डू इट एनी कॉस्ट। Goal save it from the degenerating into the force. In fact, there are certain glimpses. ये glimpse जो है glimpse का मतलब होता है इशारे। In the novel that the Jordan is going to die at the end. यानी बहुत सारे हमें glimpse मिलते हैं जिससे पता चलता है कि जॉर्डन जो है वो मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों उसकी डेथ हो जाएगी कि एक तो वो जो प्लायर है, जो पाब्लो की वाइफ है, वो भी उसे बता देती है। बट ही डज नॉट लूज होप, वो अपनी मौत से भी खौफजदा नहीं है। उसके बाद पाब्लो हॉस्टिलिटी इज रूटेड इन हिज रियलाइजेशन दैट जॉर्डन्स प्लान मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैंड होता है ग्रुप। इवन जॉर्डन इज नो ब्लाइंड टू द रिस्क इन्वॉल्व इन हिज डिटर्मिनेशन टू ब्लो अप द ब्रिज। ब्लो अप का मतलब होता है उड़ाना, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना, तोड़ देना। Appointed time, but since he considered his ideal higher than himself, his life is no consequence. At the outset हम देखते हैं, यानी शुरू में ही देखते हैं, we learn that the Jordan did not give any importance to what happened to himself. The novel is a dramatization of the Jordan ability to overcome all the obstacles until he achieved the objective. हमने देखा कि वेरी स्टार्ट से ही जॉर्डन जो है अपनी लाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, इवन कि वो अपनी लाइफ जो है ख़तरे में डाल के वहाँ पे आ गया है। It mean that he is very obstinate, very stubborn, and once he is intended to do something, he does it at any cost, and he has even not thinking about his own life, and he has come to Spanish country where he is gonna help and free the Republican people from the clutches of the fascist. Jordan had already been warned by the General Goals about the difficulty blowing the bridge, but he made sure that the bridge would be destroyed at the precise time. Pablo showed his hostility to the Jordan plan, however his hostility is balanced by the player's allegiance. Jordan's falling in love with the Maria is a threat to the success of his mission, but he did not care. देखिए, वो प्यार करता है तो प्यार भी वो बड़ा डीपली करता है, वो मारिया से प्यार करता है और मारिया को एट एनी कॉस्ट हासिल करना चाहता है, उसको अपने साथ रखता है। इवन मारिया शी कम्स टू हिम एंड दे हैव परफॉर्म लव अफेयर एज वेल ओवर देयर। और जॉर्डन जो है अपने प्यार और साथ साथ अपने मिशन को भी इकट्ठा किए हुए है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएं। Hemingway does not let his hero a plaster figure or sort of the dummy. Rather, Hemingway make Jordan very convincing figure. It seems to be challenge for the Jordan to cope with. The cope with होता है किसी चीज़ को मैनेज करना, cope with करना। With the situations, Jordan lights against many abstraction, liberty, equalities, right of the people, democracy. He endeavors to stick to reality which are concrete enough. आपको मैंने बताया कि वो मिशन में कामयाब क्यों नहीं हुए ये लॉयलिस्ट या रिपब्लिकन इसलिए कामयाब नहीं हुए। रिपब्लिकन के अंदर बहुत सारे ग्रोह थे, एक डेमोक्रेटिक ग्रोह भी था, सोशलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, पीसंट भी थे, गवर्नमेंट भी थी, ट्रेड यूनियन भी थी। इतने वो फैक्शन थे कि वो आपस में बट गए। उधर वो एक ही एजेंडा था, वो सारे फैशिस्ट इकट्ठे थे। आगे ही डाइज फॉर द अमेरिकन ड्रीम्स फॉर ऑल द पूवर्स इन द वर्ल्ड, यानी वो अपने दादा को पहले तो कॉपी करता है और उसी के लिए बेसिकली उसी की स्पिरिट शो करता है। आल्दो जॉर्डन इज, यहाँ पे बोल्ड लिखा हुआ ना, नीचे आएंगे। Although Jordan is fighting for the ideals he is made for very convincing by his weakness as a human being. He wishes to live with Maria for a long time. So he tells players that he loves the good thing of life and he will die only if it is necessary. Hemingway portrays a character of the Jordan very convincing.
ठीक है. Jordan is made aware of the suffering of the Spanish people involved in the Civil War. Pablo's cruelty is matched by the Joachim's stories. Maria's traumatic experience become his own. He tells the truth about the Kashkin's death, although it is not good for the morals of the guerrillas. All these experiences link him with all men in the past and future who have tried to understand the human lot. Again, Il Sardo's death on the health. हमने देखा कि वो दूसरे ग्रुप का जो बंदा था, अल सार्डो, उनको फैशिस्ट ने मार दिया था, तो वो भी उससे भी परेशान नहीं होता. Jordan is not free from the human weakness. Karpov teaches him Marxist dialect, and Salmo is the true Christian. His morality that is a sin kill a human being is beyond Jordan. Yet he is a perceptive enough to be able to appreciate it. Player give him the gift of the Maria, and he learns love, something that he had not thought possible before. Player's discourage on the smell of the death was beyond him, but applier say, all right, English learn, that is the thing learn. The end of the novel justify Hemingway, यानी उसको इंग्लिश कहते हैं, स्पेनिश की वो है ना, साउंड ही ऐसी है. The end of the novels justify Hemingway concept, the death of the man is the death of the all humanity. यानी जो मैंने पहले भी जो पॉइंट लिखे थे वो कहता है कि डेथ, एक इंसान की जो डेथ है वो इनफैक्ट डेथ है ऑल ह्यूमैनिटी की. And dear student, in today's lecture we people have learned about Spanish Civil War. We have discussed about tragic hero of Hemingway. We have discussed about the pros and cons of war, what were the factors that was leading to the Second World War, and we have discussed why the leftist and the rightist, especially the people like Republicans and the fascists, why they were fighting. So we have discussed all. We have discussed one of assignment. We have even discussed pros and cons related to the war, by whom the bell tolls. And inshallah on Monday we'll start next novel, Toni Morrison's novel Jazz. So you'll see the summary of Jazz, you'll see the summary and characterization of the next novel. Stay blessed and have a nice time.